हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए रहेगी महत्वपूर्ण, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम बात कर रहे हैं अंतिम 45 दिनों का जो महासंग्राम है उसके डे 2 की बात। पहली क्लास हमने इंडियन पॉलिटी की ली थी, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इंडियन पॉलिटी के उठाए थे। मैंने आपसे कहा था कि इंडियन पॉलिटी को मैंने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। 5 क्लास यहाँ पर आपकी आएंगी, हो सकता है 6 भी आ जाए, लेकिन 5 से 6 के बीच में आपकी क्लास आएंगी, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 45 दिन आने वाले आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। यहाँ से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 45 दिनों में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और कल की वीडियो का एक फैक्ट है जो कि आप नोट डाउन वहाँ पर कर लेना। मैंने बताना वहाँ पर भूल गया था। और वो फैक्ट ये है कि हमने ये देखा था कि मूल अधिकार देखे थे। मूल अधिकारों में से ये देखा था 32वां अनुच्छेद। 32 अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। ये आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जाया जा सकता है, तो वह है अनुच्छेद 226। अब हम चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को आगे बढ़ाते हुए, तो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संसद की। हम बात करेंगे भारतीय संसद की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो आपके महत्वपूर्ण बनते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो भारतीय संसद की अगर हम बात करें, संसद जो ये संसद है इसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। इस संविधान भारतीय संसद के अंग, इसके 3 अंग हैं। हमको इन तीनों अंगों को पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं। पहला है राष्ट्रपति, फिर है हमारा द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली। इसमें हम पढ़ेंगे द्विसदनात्मक का मतलब है कि यहाँ पर 2 सदन हैं, एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन, जिनको हम राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जानते हैं। ठीक है भाई, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं और ये आपका फेवरेट टॉपिक भी है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से कितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संसद में हम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के प्रावधान हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन 52 से 62 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको आपको बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक अनुच्छेद से बन जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 52, अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में राष्ट्रपति होगा एक, और ये क्या होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा ये, और देश का सर्वोच्च अधिकारी। ये बात है जो कि अनुच्छेद 52 में लिखी गई है राष्ट्रपति के लिए। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 53 की,
अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है उसको अब हम देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस टाइप से। तो आप राष्ट्रपति को वहाँ पर टिक करेंगे, लेकिन यहीं पर आप नोट करके लिखें, नोट करके, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, अनुच्छेद 53 का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। वो क्या है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित। ये आपको नोट करके लिखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री में। तो ये फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो निर्वाचन यहाँ पर निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये निर्वाचक मंडल में आपके राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, इनके जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, इनको बोलते हैं राज्यसभा। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, यानी कि विधायक। तो ये लोग होते हैं निर्वाचक मंडल में शामिल। इनके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है यहाँ से कि किन केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको यहाँ से इतनी चीज़ें कंफर्म हुई होंगी। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 55 की ओर। अनुच्छेद 55 से भी क्वेश्चन यहाँ पर से पूछ लिया जाता है। जो ये राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन की विधि, इसकी विधि क्या होगी, इसकी रीति क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में लिखा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो कौन सी है। वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये आपकी यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये दो प्रणाली हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन की विधियां हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर से महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप यहाँ पर से ध्यान में रखने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 56 की ओर। अनुच्छेद 56 की ओर। यहाँ पर से आपको एक और ध्यान में रखना है चीज़ें कि अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है, निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है, निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है,
उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं उनका निपटारा कहाँ पर किया जाता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी तक ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 56 की ओर, और यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अब देखो, जितने भी ये अनुच्छेद हैं यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये 52 से लेके 62 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सबको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है किसी एक अनुच्छेद को आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 56 की ओर। अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है कि इनकी जो पदावधि है, पद की अवधि है, पदावधि वो कितनी होगी, वो होगी 5 वर्ष। वो कितनी होगी, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर ये 5 वर्ष से पहले अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये त्यागपत्र किसको देंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। त्यागपत्र, तो ये त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये बात अनुच्छेद 56 में लिखी गई है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा गया है अनुच्छेद 57 से, लेकिन हम देख लेते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वैसे अनुच्छेद 57 से, लेकिन आप अगर पूछा जाएगा तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, बट आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। यहाँ से योग्यता पूछ ली जाती है आपको कि राष्ट्रपति जो है उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है जो कि आपसे पूछी जाती है वो है इनकी आयु। इनकी आयु, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए इनको, यानी कि 35 वर्ष इन्होंने पूर्ण किए होने चाहिए, तभी ये राष्ट्रपति बन सकते हैं कोई भी व्यक्ति। इसके अलावा लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, और बाकी चीज़ें हैं जो कि इनकी योग्यताएं हैं उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आयु से पूछ लिया जाता है कि इनकी आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष है इनकी आयु। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59, यहाँ पर क्या बात कही गई है, पद के लिए शर्त। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ये भी आपसे नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर 2 अनुच्छेद हैं जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, यानी कि मैंने तो नहीं देखा अभी तक कोई एग्जाम में इन अनुच्छेद 57 और 59 से क्वेश्चन, बट इनके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं वहाँ से एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 की अगर हम बात करें तो इसमें शपथ की बात कही गई है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने से पहले एक शपथ लेते हैं, और वो किनके सम्मुख लेंगे, वो लेंगे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख से ये क्या करेंगे, शपथ लेंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे उस केस में जो इनके नीचे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे, या फिर जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस समय अवेलेबल नहीं है तो। अब अनुच्छेद 61, यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। महाभियोग, महाभियोग, अब ये क्या शब्द है भाई। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने बोला कि 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं कर रहे होंगे या फिर संवैधानिक
पद का दुरुपयोग अगर वो कर रहे होंगे तो संसद को ये अधिकार है कि वो उनके पद से उनको बर्खास्त कर सकते हैं, उन पर महाभियोग ला सकते हैं। ये प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है और ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लाई जाती है। ये कहाँ पर लाई जाती है? संसद के दोनों सदनों में लाई जाती है। और ये प्रक्रिया लाने से पहले राष्ट्रपति को बताना भी पड़ता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। उसके लिए 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना अनिवार्य है। तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इनकी जानकारी देना अनिवार्य है। ठीक है, इतनी चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब अनुच्छेद 62 की ओर अगर हम जाएं तो देखो, राष्ट्रपति अगर उन 5 वर्ष से पहले अगर उनको पद से नियुक्त कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, तो उनका पद रिक्त हो जाता है। तो ये रिक्त पद राष्ट्रपति का रिक्त पद, यहाँ पर जब राष्ट्रपति का रिक्त पद हो जाता है, उसका जो कार्य है, कार्यकाल है, वो कितने महीने का अधिकतम हो सकता है? तो वो है 6 माह तक। 6 माह तक राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली रह सकता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। ये बात जो है अनुच्छेद 62 में लिखी गई है। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद हो गया आपके 62 तक। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति की क्या पावर हैं, तो आपको यहाँ पर से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? देखो भाई, जो क्वेश्चन में आपके पेपर में आती हैं मैं उन्हीं को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां हैं, उनको बताने के लिए हमारी पूरी एक क्लास खत्म हो जाएगी, तब भी हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपातकालीन शक्ति महत्वपूर्ण है। आपातकालीन शक्ति, यदि देश में कोई विद्रोह हो जाता है या फिर पड़ोसी देश के साथ युद्ध हो जाता है या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या फिर देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है या फिर वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाती है, वित्तीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है देश की, तो उस समय जो देश के राष्ट्रपति हैं वो क्या लगा सकते हैं? आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये जो आपातकाल की शक्ति है, ये 3 अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण। वैसे तो ये 352 से 360 तक अनुच्छेद हैं इनके, जो कि आपातकाल को इंगित करते हैं, आपातकाल के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से ध्यान में रखने हैं? एक ध्यान में रखना है 352, एक ध्यान में रखना है 356 और एक ध्यान में रखना है 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लग सकता है? जब आपका युद्ध की स्थिति होगी, युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा या फिर सशस्त्र विद्रोह होगा। कोई सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है तब भी ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, 1962 में, 1971 में और 1977 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 1962 में भारत पाक युद्ध के समय लगाया गया था, 1971 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब लगाया गया था, और 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। ये आपको फैक्ट याद होगा, इंदिरा गांधी का तो तब भी याद ही होगा क्योंकि ये हाईलाइटेड है। अब हम बात करें अनुच्छेद 356 की, अनुच्छेद 356 की, तो इसको देखो भाई, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, अब उत्तराखंड में भी एक बार राष्ट्रपति शासन लगा था जिस समय यहाँ पर हरीश रावत की सरकार थी, तो आपको ये ध्यान में होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, कितने समय के लिए लगा था।
राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये राज्यों में लगता है जब राज्य सरकारें विफल हो जाती हैं संवैधानिक तौर पर अगर राज्य असफल हो जाते हैं तो उस समय राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। उस समय राज्य का जो गवर्नर होता है वो राज्य का कारोबार संभालता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो राष्ट्रपति शासन है इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी अवधि आपसे पूछ लिया जाता है। तो अवधि इसकी वैसे तो 2 माह तक होती है, लेकिन संसद के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम 6 माह तक संसद की अनुमति से 6 माह की ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसको अधिकतम आपसे अगर पूछ लिया जाएगा, अधिकतम 3 वर्ष तक, 3 साल तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी जब 370 आर्टिकल हटा था जम्मू कश्मीर से, वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर बनाए गए थे। अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर 3 वर्ष से भी अधिक राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उस समय संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ जाता है। संविधान में संशोधन करना पड़ जाता है जब 3 वर्ष से भी अधिक अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। ऐसी कंडीशन आज तक नहीं आई है कि 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगा हो और संविधान में संशोधन किया हो। हम अगर बात करें 360 की तो इसको बोलते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे श्रीलंका में ये कोरोना वायरस के बाद वहाँ पर एक वित्तीय संकट पैदा हो चुका था, जिसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार भारत में भी वित्तीय आपातकाल की प्रावधान भारतीय संविधान में लिखा गया है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल देश में कभी भी नहीं लगा है, ये बात आपको अभी तक ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें। एक चीज़ ये पूछ लिया जाता है कि जब आपातकाल की स्थिति होती है उस समय जो हमारे मूल अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं भाई। जो कल हमने इस मूल अधिकार पढ़े थे, 6 मूल अधिकार, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उन पर कोई यहाँ पर उनको स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार हैं वो कभी भी स्थगित नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से मूल अधिकार स्थगित नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार हैं वो स्थगित नहीं होते हैं। तो ये था राष्ट्रपति की शक्तियों में आपातकालीन शक्ति। अब हम कुछ और शक्तियों के बारे में देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। और भी शक्तियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, हम उनको अब डिस्कस करते हैं भाई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इनकी सैन्य शक्ति। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सैन्य शक्ति के बारे में। तो सैन्य शक्ति सिंपल सा ये है कि जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेना का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का प्रधान, जैसे कि थल सेना हो गया, वायु सेना और जल सेना, तीनों की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको सैन्य शक्ति से ध्यान में रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण और पूछ लिया जाता है, वह है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान है, क्षमादान की शक्ति को रखा गया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी को न्यायालय के द्वारा सजा दी गई है, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, जैसे कोई गर्भवती महिला है और उसको दंड दे दिया गया है और वो जेल में है, कारावास में है, तो उस केस में जो बंदी बनाया गया है
जो कल्प्रिट है वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास जाके अपनी सज़ा को माफ़ करने की गुहार लगा सकता है, और जो राष्ट्रपति है वो क्षमा उनको कर सकता है अपनी विवेक पर। ये मृत्यु दंड की अगर किसी को सज़ा दी गई है उसको भी ये कम कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देते हैं, तो वह है अनुच्छेद 72 की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं विधायी शक्ति की। विधायी शक्ति देखो भाई, विधायी शक्ति की अगर हम बात करें, विधायी शक्ति मतलब जो विधायिका की कार्य होते हैं उनमें इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। जैसे कि ये सत्र आहूत करते हैं, सत्राहुत करते हैं, सत्रावहान, और ये करते हैं लोकसभा को भंग। अभी मैं इसको समझाता हूं। देखो, अगर संसद में कोई सत्र चल रहा होता है, बैठक चल रही होती है, तो उसकी स्टार्टिंग सत्र आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्रावहान, सत्रावहान का मतलब है जब सत्र समाप्त हो जाता है तो अंतिम जो भाषण होते हैं सत्र का वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए जाते हैं। तो सत्रावहान कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब लोकसभा को भंग भी ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये भी आपसे ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति महोदय के पास। विधायी शक्तियों में कुछ और शक्तियां हैं, जैसे कि आपको एक ध्यान में रखना है 108 अनुच्छेद, अनुच्छेद 108, और दूसरा अनुच्छेद है 110 अनुच्छेद। अनुच्छेद 108 के तहत अगर देखो, मैंने अभी बात कही कि संसद दो प्रकार की होती हैं, एक तो उच्च सदन और एक है निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में अगर विवाद हो जाता है, अगर उनमें कोई सहमति नहीं बन रही होती है, तो राष्ट्रपति उस समय क्या करते हैं, दोनों की एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ज्वाइंट मीटिंग कराते हैं। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 110 क्या बात करता है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 110 में। धन विधेयक, अगर धन विधेयक संसद में पारित होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। यानी कि धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछ लेना पड़ेगा कि हम संसद में धन विधेयक ला रहे हैं। तो धन विधेयक के लिए पूर्वानुमति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि इनकी विधायी शक्तियों के बारे में है। इसके बाद एक शक्ति और है इनकी विधायी में, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अध्यादेश की बात करता है। अध्यादेश, अब ये अध्यादेश क्या होता है, देखो संसद में सत्र चल रहा होता है, सत्र का कोई फिक्स टाइम होता है, लेकिन जिस समय सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई बिल पास करवाना हो और महत्वपूर्ण बिल हो, उस केस में हम संसद को बैठक के लिए तो नहीं बुला सकते, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ अध्यादेश लाकर उस बिल को पारित कर सकते हैं। वो शक्ति आपको 123 अनुच्छेद में देखने को मिलेगी। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, जो कि इनकी विधायी शक्तियों के बारे में है। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वह है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 ये कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर इनको किसी भी बात पर डाउट हो या फिर कोई भी ऐसा सरकार का कार्य हो जिसमें इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, और वहाँ पर अगर ये सुप्रीम कोर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन ये परामर्श जो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात अनुच्छेद 143 की है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है।
इसके बाद है नियुक्ति। ये कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये करते हैं, पीएम की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। सीजे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की ये नियुक्ति करते हैं। कैग सीएजी की नियुक्ति करते हैं ये, और महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयुक्त की ये नियुक्ति करते हैं। इतनी चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैग, महान्यायवादी, सीजे, पीएम, चुनाव आयुक्त, इनको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखो, बस हो गया। चलो भाई, ये हो गया हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट। राष्ट्रपति जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा राज्यसभा। राष्ट्रपति को हमने आधे घंटे की क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश की है, और राष्ट्रपति से क्वेश्चन महत्वपूर्ण जितने भी मैंने अभी तक ये चीज़ें कराई हैं वहाँ से पूछा जाता है। आपको इनको नोट डाउन करना है और बार बार रिवीजन करना है। एक बार आप देखोगे याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन करते जाओगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं राज्यसभा के ओर। राज्यसभा, देखो भाई, भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 80, अनुच्छेद आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान है राज्यसभा का, और इसको उच्च सदन बोला जाता है। उच्च सदन। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी जो उच्च सदन है उसका नाम क्या है, तो वह है राज्यसभा। यहाँ से सदस्य पूछ लिए जाते हैं, तो सदस्य जो हैं 250 सदस्य। इसके जो अधिकतम सदस्य हैं वो 250 होने चाहिए, लेकिन जो वर्तमान है, वर्तमान में 245 सदस्य यहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 12 सदस्य जो यहाँ से मनोनीत किए जाते हैं वो किन के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो बाकी अन्य, और ये जो 12 सदस्य होते हैं वो विज्ञान से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, खेल से हो सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो अन्य सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है वो जो हमारे एमएलए हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एमएलए के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब हम यहाँ से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्थायी सदन है। ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है, और कभी भंग नहीं होता। ये कभी भंग नहीं होता। आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा सदन भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनका कार्यकाल। जो ये सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है। तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इनका, और 6 वर्ष में से जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति 2 वर्ष बाद कितने सदस्य यहाँ पर से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। इसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसको हम देखते हैं। उम्र यहाँ से पूछ ली जाती है। उम्र
इनकी आयु सीमा कितनी होती है? ये जो सदस्य हैं इनकी आयु सीमा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो यह है 30 वर्ष। 30 वर्ष न्यूनतम इनकी आयु होनी चाहिए, तभी राज्यसभा के सदस्य कोई बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन इनके सभापति से पूछा जाता है। सभापति, तो सभापति, अब राज्यसभा है, राज्यसभा में एक व्यक्ति होंगे जो कि सभा का संचालन करेंगे, जो कि जो सदस्य हैं उनको संचालित करेंगे उनका कार्यक्रम, तो वो होते हैं राज्यसभा में सभापति, उनको सभापति बोला जाता है। अनुच्छेद 89 में इनका जिक्र किया गया है। और ये जो सभापति होते हैं हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं ये इनके सदस्य सभापति होते हैं। इनके अलावा और क्या चीज़ें हैं? एक अनुच्छेद जो है यहाँ पर से मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देना, राज्यसभा से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अनुच्छेद 249 से, अनुच्छेद 249 ये कहता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो राज्य सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में राज्यसभा भी कानून बना सकती है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब हम चलते हैं कुछ और टॉपिक, और जैसे कि राज्यसभा से ये है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रथम अभिनेत्री जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं उनका नाम आपसे पूछा जाता है, तो वो हैं नरगिस दत्त। नरगिस दत्त हैं जो कि राज्यसभा की पहली सदस्य हैं, जो कि अभिनेत्री हैं। ठीक है, 1980 से 86 के बीच में इनका कार्यकाल था नरगिस दत्त का, और ये जो थी पहली अभिनेत्री हैं राज्यसभा की। चलो भाई, इतना आप यहाँ पर नोट डाउन करें राज्यसभा से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर से, वैसे क्वेश्चन तो बन सकते हैं, लेकिन आपके अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और आने की संभावना है वो यहाँ से बन सकते हैं, तो मैंने उनको कराने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं लोकसभा की ओर। अब हम चलते हैं लोकसभा की ओर। देखो भाई, अब हम बात करते हैं लोकसभा की। एक मिनट, हाँ, लोकसभा की अब हम बात करने वाले हैं, और ये लोकसभा जो है उसको हम बोलते हैं निम्न सदन। इसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। और राज्यसभा के बारे में जो बात की गई थी वो अनुच्छेद 80 में की गई थी, और लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81, ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। अब यहाँ के सदस्य अगर देखो, लोकसभा के सदस्य 552 सदस्य इसके अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम जो सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 545 सदस्य हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 84 सीटें हैं, और एसटी के लिए 47 सीटें। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं, आरक्षित हैं 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो ये महत्वपूर्ण है जो कि आपके लिए ध्यान में रखना है। इसके अलावा दो
2 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, मनोनीत। और ये बात अनुच्छेद 331 में लिखी गई थी। ये बात 331 में लिखी गई थी कि राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों का मनोनीत करेंगे और वो जो 2 सदस्य होंगे वो होंगे आंग्ल भारतीय सदस्य। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो 2 सदस्यों की, जो कि लोकसभा में की जाती है। लेकिन 126वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2019 में। और 2019 में जब 126वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया। कौन से प्रावधान को हटा दिया गया? कि 2 जो आंग्ल भारतीय सदस्य हैं उनका मनोनीत राष्ट्रपति करेंगे। इस बात को अब नहीं हटा दिया गया है, यानी कि अब कोई राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का चुनाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। 2019 में ये संविधान संशोधन हो रखा है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, योग्यता। जो ये सदस्य हैं इनकी योग्यता क्या है? इनकी योग्यता है 25 वर्ष और इनका कार्यकाल है 5 वर्ष। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यह एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, यानी कि इसको भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं जो कि लोकसभा से है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि जो लोकसभा है उसकी बैठक में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो गण पूर्ति के लिए लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भी 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य का अनिवार्य होना है। किस चीज़ के लिए? गण पूर्ति के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बहुत बार कि लोकसभा में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। जितने सदस्य, जैसे यहाँ पर 550 सदस्य हैं, 550 सदस्य हैं, इसका 1/10 करेंगे तो 55 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। अब हम चलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की ओर। अध्यक्ष किसका? लोकसभा का। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इनका जिक्र अनुच्छेद 53 में 93, अनुच्छेद 93 में इनकी बात की गई है लोकसभा के एक अध्यक्ष की। अब लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं और इनकी जो शपथ है वो कौन दिलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो शपथ दिलाते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? जब अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाता है तब तक कोई एक ऐसा सदस्य जो कि अस्थायी रूप से चुन लिया जाता है लोकसभा में, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है बहुत बार। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष को। ये उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। इसके अलावा यहाँ से इनकी शक्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं भाई, इनकी शक्ति कौन कौन सी है वो पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन में। तो अभी हमने एक बात की थी धन विधेयक की, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे 110 अनुच्छेद, और संयुक्त अधिवेशन हमने पढ़ा था, संयुक्त बैठक ये 108 में था अनुच्छेद। तो क्या होता है इसमें, देखो ये जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाएगा? वो बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है
वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करेंगे ये। अब ये धन विधेयक क्या होता है कि धन विधेयक के लिए अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा, वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो धन विधेयक का निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास है, वो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी इनकी शक्तियों से। लास्ट शक्ति इनकी निर्णायक मत। अगर संसद में लोकसभा में किसी बिल पर बराबर की स्थिति बन जाती है तो उस समय जो अध्यक्ष है वो क्या करेंगे, अपना वोट देके निर्णायक मत को देंगे। ठीक है, वैसे तो ये वोट नहीं करते हैं सामान्य वोटिंग में, लेकिन जब बराबर का फैसला हो जाता है दो पक्षों में, उस केस में ये क्या करेंगे, अपना निर्णायक मत देंगे। तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। तो आपसे पहले ये भी पूछ लिया जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, वो थे जी.वी. मावलंकर थे, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगर हमसे पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, तो वो थी मीरा कुमार। वो कौन थी, मीरा कुमार थे भाई। ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक बने रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है इसका, डे फर्स्ट आप उसको भी देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो